वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत जरूरी विषय की चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्या है? विषय क्या है? द कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता की एक तरह से घोषणा थी। आपको याद होगा कि 1945 में जब क्लेमेंट एटली साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और चर्चिल साहब पराजित हो गए, तो इन्होंने 15 मार्च को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा कर दी कि हमारी सरकार भारत को जल्द से जल्द पूर्ण स्वाधीनता देने के चाहती है। अब हम भारत पर शासन नहीं करेंगे, भारत को हम स्वतंत्र करेंगे। और उसी तत्परता के साथ, वैसे तो कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को इस बात से शिकायत थी, चर्चिल साहब ने तो इनको पत्र भी लिखा था कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए एटली साहब ने क्या किया कि कैबिनेट मिशन का गठन। अब आप पूछेंगे कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन क्या है कि एक त्रिस्तरीय कमेटी है। क्या है ये? त्रिस्तरीय कमेटी है। अब इस त्रिस्तरीय कमेटी में कहने का मतलब क्या है कि इसके 3 सदस्य होंगे। और ये नाम क्यों है इसका ऐसा, कैबिनेट मिशन? इसके जो भी सदस्य थे ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के थे। अब हम देखें कि भाई आप ये कमेटी बना क्यों रहे हो? तो बना इसलिए रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्पष्ट घोषणा था, उनका कन्विक्शन है, उनका लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, भारत को जल्द से जल्द स्वाधीनता देंगे। दूसरी बात, एक तो हो गया कि भारत को स्वाधीनता देंगे, दूसरा क्या करेंगे कि भारत में एक अस्थायी सरकार का गठन करना है, ताकि जब हम भारत को स्वतंत्र करें तो उसको शासन का कार्यभार सौंपा जा सके। और तीसरा लक्ष्य ये बता रहे हैं कि हम भारत में एक संविधान का निर्माण चाहते हैं, एक ऐसा संविधान जो वहां के विभिन्न समुदायों में समान रूप से स्वीकार्य हो, और उस संविधान के तहत ही भारत के लोग अपने भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित कर सके। तो ये 3 लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। अब कहेंगे कि ये त्रिस्तरीय कमेटी है। भाई त्रिस्तरीय कमेटी है तो इसके सदस्य कौन कौन है? तो पहले सदस्य हैं लॉर्ड लॉरेन पैथिक, जो भारत सचिव थे। तो आपको तो पता ही है कि भारत सचिव कैबिनेट का एक अहम मंत्री हुआ करता था। अहम मंत्री मतलब भारतीय कॉलोनी, भारतीय उपनिवेश का वह पूरा पूरा संचालन, नियंत्रण और उसको मॉनिटर करता था। तो लॉर्ड लॉरेन पैथिक आ गए। दूसरे आए लॉर्ड स्टफर्ड क्रिप्स। तो लॉर्ड स्टफर्ड क्रिप्स योजना में भी आए थे, लेकिन उस समय वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, वो एक सांसद थे। तो ये आ गए। और दूसरे आए लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर। अब ये तीनों ब्रिटिश सरकार में कौन कौन से पद को संभाल रहे थे? तो लॉरेन पैथिक साहब क्या थे? भारत सचिव थे। लॉर्ड स्टफर्ड क्रिप्स क्या थे? अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसका देखभाल करते थे। और लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर ये क्या थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी का मतलब है कि वह ब्रिटेन के नौसेना के अध्यक्ष कहे जा सकते। तो ये 3 अहम मंत्री है। अब ये जो कैबिनेट के आते हैं तो इनका आगमन होता है 24। पहले तो सदस्यों का नाम आप लिख लीजिए। लॉर्ड लॉरेन पैथिक,
ये क्या है? भारत सचिव है, भारत सचिव, अच्छी बात है। दूसरे कौन है? लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स। ये क्या है भाई? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हैं। और तीसरे कौन है? लॉर्ड, ये भी इलेक्टेड। ये क्या है? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो ये 3 सदस्य हैं। और ये लोग सभी क्या होता है कि 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं। और भारत आने के बाद ये क्या करते हैं कि समय बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं करते। कैबिनेट मिशन के लोग तत्काल बड़ी तत्परता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन आपके मन में एक बात होगा कि भाई इस काम के लिए कैबिनेट मिशन ही क्यों? पहले भी तो मिशन आ चुके थे। क्रिप्स का मिशन था, वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, और भी मिशन आए थे। तो यहां यह समझ लेना जरूरी है कि जो देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर, संसदीय प्रजातंत्र के आधार पर चलता है, उसका कैबिनेट सबसे शक्तिशाली बॉडी होती है। और किसी भी संसदीय सरकार में कैबिनेट कमेटी सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है। इस कमेटी को क्या है? योजना बनाने का भी अधिकार है और उसे लागू करने का भी अधिकार है। और ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि आप योजना बनाएं, उसे लागू करें, उसे जमीन पर उतारें और अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को स्थापित करें। तीसरा कारण क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता और संविधान निर्माण ब्रिटिश सरकार की नजर में सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए कमेटी भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्ति वाली चाहिए। तो इसलिए भी ये क्या करते हैं? कैबिनेट कमेटी को ही लेके आते हैं। और इसलिए इस कार्य के लिए कैबिनेट कमेटी को सबसे उचित समझा गया। तो इस तरीके से कैबिनेट कमेटी आती है। यहाँ क्या करते हैं कि आप आने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। 24 मार्च 1946 को ये पहुंच जाते हैं और वहीं से ये काम शुरू करते हैं। अभी करते क्या है भाई? भारत में आते ही ये जितने भी भारतीय नेतागण थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, चाहे वो दूसरे दलों के हों, क्षेत्रीय दलों के हों, सबसे मिलना शुरू कर। और केवल नेताओं से, पार्टियों के नेताओं से नहीं, बल्कि क्या करते हैं कि प्रिंसली स्टेट के लोगों से भी, वहां के शासकों से या वहां के रिप्रेजेंटेटिव से ये बात करना शुरू कर देते हैं। और ये बात कैसे करते हैं कि नेताओं के समूह के साथ भी बात करते हैं और महत्वपूर्ण नेताओं से अलग अलग एकांत में भी बैठकें करते हैं और उनका विचार जानने का कोशिश करते हैं। तो और क्या करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जो भी प्रांत थे, तो प्रांतों में शासन का प्रधान तो गवर्नर ही था, तो इन सारे गवर्नर्स के साथ भी बैठक करते हैं, उनका मंतव्य भी जानने की कोशिश करते हैं और हम कहें कि उनकी विचारों को, भारत की समस्याओं को और उसके समाधान के लिए क्या विकल्प हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, इन सारी बातों का वो अध्ययन कर लेते हैं। तो कहता है कि भारत की एकता और अखंडता पर गहराई से सोच और सभी पक्षों की राय की जानकारी लिया।
और इस तरह से लोगों से बात करने के बाद वो उनका जटिलतम विषय क्या है कि भारत को की एकता बनी रहे, भारत को अखंड रखा जाए, और इस पर गहराई से सोच और जानकारी लिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दो ऐसी पार्टियां थी एक दूसरे की घोर विरोधी। घोर विरोधी का मतलब मुस्लिम लीग को किसी भी प्रकार से एक अलग संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस इस बात के लिए कतई तैयार है। भाई नहीं, हमारा लक्ष्य अखंड भारत है, अखंड भारत था, अखंड भारत रहेगा, इस बात से कोई समझौता नहीं। और जितनी दूसरी पार्टियां थी, सिखों की या और किसी की, वो सारे लोग क्या थे कि भारत के अखंडता के पक्ष में थे, कि भारत को बांटा नहीं जा सकता, इसको इसका भारत को की एकता को बनाए रखना है। अब क्या हुआ कि सिंध और पंजाब, बंगाल और असम की समस्या को गंभीरता से समझा। अब ये भारत को ऐसे देखें तो तीन क्षेत्र में हम देख सकते थे। ये आपका मद्रास हो, बॉम्बे हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये सारे एक श्रेणी में, सामान्य श्रेणी रखे जा सकते हैं। लेकिन जो पश्चिम उत्तर के प्रदेश थे, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इनको हम क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्र। और उसी तरह पूरब में देखते हैं बंगाल और असम। तो देखिए, ये दोनों तरफ जो हैं, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र, वहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, और ये पूरब वाले भाग जो हैं, बंगाल और असम, वहां भी मुसलमानों की आबादी कुछ ज्यादा थी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग दो उसके रास्ते चुनती है कि या तो प्रांतों का जनसंख्या के आधार पर जो जिस भूभाग में, जिन जिलों में, जिन गांव में, जिन कस्बों में मुसलमानों की संख्या है, उसे बांटकर अलग राज्य बनाओ, और नहीं तो पाकिस्तान के नाम से एक संप्रभु देश ही बना दो। तो इस बात को गहराई से समझ रहे थे। और क्या हुआ कि इस निष्कर्ष पर कैबिनेट मिशन पहुंचती है कि न तो प्रांतों का बंटवारा संभव है, और न माइनॉरिटी के जिद के कारण भारत को बांटकर एक अलग देश बनाना ही संभव है। तो इन चीजों को देखते हुए कैबिनेट मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। अब कहता है क्या कि क्या करते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी प्रकार से इस मुद्दे पर एकमत होने को तैयार नहीं है। उनको तो बस क्या चाहिए, पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान बना दो, मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने इस बात को समझा और कहा कि नहीं भाई, इस तरह का नहीं है। इसलिए कैबिनेट मिशन करता क्या है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि भाई तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग बस इधर का उधर, उधर का इधर करोगे, हम अपने तरफ से जो हमको बेहतर लगता है, जो भारत के लिए उचित होगा, एक वैसा प्रस्ताव हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन का प्लान। तो इसमें प्रस्ताव क्या है, तो प्रस्ताव को भी हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग तो है कि भारत का राष्ट्रीय स्वरूप। तो इसमें यह स्पष्ट कर देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय स्वरूप क्या होगा, कि भारत एक संघ होगा। केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका और विधानपालिका अलग अलग होगी। राज्य अपना कानून स्वयं बनाएंगे, केंद्र अपना कानून स्वयं बनाएगा, और इनके कार्यपालिका भी अलग होंगे और इनका विधायिका भी अलग होगी। दूसरा कहते हैं कि अधिक से अधिक कार्य और अधिकार राज्यों के पास है। राज्य पहले मिल लें, आपस में तय कर लें अपने विधानसभाओं के माध्यम से
और कहें कि कौन कौन सा काम हम करना चाहते हैं। और जो शेष बचा मतलब समझ रहे हैं, अवशिष्ट, तो अवशिष्ट जो विषय हैं वही केंद्र को जाएंगे। तो केंद्र के पास केवल अवशिष्ट विषय में क्या भाई, देश की सुरक्षा है तो अलग अलग प्रांत नहीं कर सकते, तो सुरक्षा उनको दे दीजिए। देश का संचार प्रांत अलग अलग नहीं कर सकते तो संचार उनको दे दीजिए। विदेश विभाग, विदेशों के साथ क्या संबंध होंगे, किस तरह के व्यापार होंगे, क्या संधियां होगी, क्या उसके प्रॉस कौन होंगे, ये प्रांत नहीं कर सकेंगे तो विदेश दे दो। मुद्रा, पूरे देश में एक मुद्रा होगी तो मुद्रा और बैंकिंग भी आप केंद्र को दे दीजिए और बाद बाकी के सारे अधिकार राज्यों के पास रहें। जब भी कोई सांप्रदायिक विषय आता है, जैसे मान लीजिए कि केंद्र में कोई ऐसा प्रस्ताव विधेयक के रूप में आता है जिस पर कानून बनना है और एक पक्ष माइनॉरिटी के लोग अगर विरोध करते हैं कि ऐसा कानून बनाने से हमें हानि होगी, हमारे समूह का हानि होगा, हमारे मान्यताओं का, विश्वासों का, हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारे राजनीतिक अवसरों का विरोध होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि माइनॉरिटी के जो सदस्य होंगे वो अलग वोटिंग करेंगे और उनका बहुमत क्या है देखा जाएगा, और मेजोरिटी वाले भी अलग करेंगे। अगर दोनों से ये पास हो जाता है, यानी बहुसंख्यक भी आधा से अधिक सदस्य उसको पास करते हैं और माइनॉरिटी के भी आधा से अधिक सदस्य उसे पास करते हैं, तभी उसे पास माना जाएगा। तो इस तरीके का ये देश का स्वरूप बना दिया कि भाई देश को आप ऐसे चलाइए तो बेहतर होगा। और साथ साथ यह भी कहा कि भाई जब आप संविधान बनाते हैं, जब आप संविधान बनाएंगे तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप अगर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहें तो उसमें आपका हित और अधिक मजबूत होगा, लेकिन इस पर कोई आप पर दबाव नहीं होगा। तो ये पहला विषय तो हो गया भारत का राष्ट्रीय स्वरूप के करें। अब कहता है कि संविधान कैसे, संविधान कैसा होगा और कैसे बने, कैसे बनेगा। तो आप कई बार इसको देख चुके होंगे कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि कोई सरकार, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे भारत के प्रांतों की सरकार हो, या तो सरकार द्वारा संविधान नहीं बनेगा, क्योंकि प्रजातंत्र में संप्रभु कौन, संप्रभु तो जनता ही है, तो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही संविधान बनाए। तो कहता है कि भाई संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे, इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी, सदस्यों की संख्या होगी 389। तो ये 389 सदस्य होंगे और इसमें क्या होगा कि 389 में प्रिंसली स्टेट से कितने आएंगे, 93, और 4 सदस्य वैसे चुने जाएंगे जो हाई कमिश्नर का जिन क्षेत्रों पर शासन था, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जो पूर्ण राज्य नहीं थे जहां ब्रिटिश हाई कमिश्नर शासन किया करते थे, तो 4 वहां से। तो ये कुल मिलाकर ये टोटल नंबर है, ये 389 क्या है, ये कुल है। और भाई किस प्रांत से कितने सदस्य आए, ये भी एक समस्या है ना। हर प्रांत तो चाहेगा कि ये राष्ट्र के विधायिका में अधिक से अधिक संख्या हमको प्राप्त हो। अभी भी इस पर बात चल रही है कि भाई जब आप डिलिमिटेशन कीजिएगा तो जिनकी आबादी अधिक बढ़ी है, जो अपने आबादी को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो ज्यादा सीट ले लेंगे। तो इसके लिए कहा कि नहीं भाई, हम जनसंख्या के अनुपात पर कहने का मतलब कि भाई हम 10 मिलियन का पर एक सदस्य देंगे, और इस तरह ये 389 सदस्य होंगे। प्रिंसली स्टेट से भी सदस्य आएंगे और वो प्रिंसली स्टेट के साथ वार्ता होगी, एक कमेटी बनेगी, वो समूह में आकर भी अपने 93 के अंदर ही अपने सदस्यों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कहता है क्या कि ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सदस्य की संख्या जनसंख्या के अनुपात में। अब प्रत्येक प्रांत का तो तय हो जाएगा कि भाई बिहार से कितने
आपके संविधान सभा के सदस्य। अब बिहार से तय हो गया तो बिहार में मुसलमानों के कितने होंगे और शेष अन्य के, क्योंकि आप अन्य को माइनॉरिटी, मतलब यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति थी ना, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, तो वो कैसे होगी? अब सिख भी तो माइनॉरिटी में आता है, बौद्ध भी माइनॉरिटी में आता है, जैन भी माइनॉरिटी में आते हैं, तो कहा कि नहीं वो सारे सामान्य रहेंगे, क्रिश्चियन भी सामान्य में रहेगा, केवल ये मुस्लिम और पंजाब के सिख ही माइनॉरिटी में जाएंगे। तो इनकी संख्या उस प्रांत में इनके आबादी के अनुपात पर तय होगी। तो ये काम भी कर दिया और कहा कि प्रिंसली स्टेट के सदस्य की जनता द्वारा चुने जाएंगे। वहां के तो राजा थे नरेश, हिज हाइनेस। अब हिज हाइनेस कहेंगे कि हम अपने प्रांत के लिए संविधान सभा में हमारी तरफ से कौन हिस्सा लेगा, ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट कर दिया, नो, लेट द पीपल इलेक्ट, जनता को चुनने दो। संविधान जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता का। अभी भारत के संविधान में देखिए ना, जब प्रेम्बल शुरू होता है तो कहता हम भारत के लोग इसे आत्मनिर्मित, आत्माधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो अगर मतलब भावनात्मक देखिए तो संविधान का निर्माण जनता ने स्वयं से किया है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम। तो ऐसा ही होना था। तो वहां भी क्या था कि नरेशों द्वारा नामित प्रतिनिधि नहीं होंगे, बल्कि उनका निर्वाचन होगा और जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। अब कहता है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट मिशन का यहाँ पर एक झटका देता है, कहता है कि नहीं भाई, ये हमारे पास न तो हमारे पास इतना समय है और न हमारे पास इतना धन है, हम चुनाव पर इतना खर्च करने वाले नहीं है। हाँ, प्रांतों में जो विधायक चुने गए हैं, प्रांतीय सभाओं के जो विधायी सदस्य चुने गए हैं, वो भी तो जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से हम केंद्रीय संविधान सभा, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए। अब आप देखिए ना भाई, क्या होता है, राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव तो भारत में होता नहीं। हमने क्या किया, सांसद चुना, सांसद वोट देते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अब उसके बाद क्या, हमने विधायक चुना, विधायक भी वोट देते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो यहाँ कहता है कि नहीं भाई, ये क्या होगा कि हम अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव कराएंगे। चलिए, ये बात भी बन गई। अब कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भारत को 3 क्षेत्रों में बांटे। भाई, संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे उसके 3 क्षेत्रों। पहला क्षेत्र होगा सामान्य क्षेत्र। यह सामान्य क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश होंगे? मद्रास होगा, बॉम्बे होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा। तो ये क्षेत्र सामान्य की श्रेणी में रहे। और क्या हुआ, जो पश्चिम उत्तर के हिस्से थे, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, उसको हम पश्चिम उत्तर भाग बोलते थे। तो पश्चिम उत्तर भाग अलग होगा, दूसरे श्रेणी में होगा। और तीसरे श्रेणी में हम भारत के पूर्वी छोर पर चले आते हैं, इसमें बंगाल और असम। तो एक तरफ से कैबिनेट मिशन ने भी माइनॉरिटी का एक सिगुफा तो छोड़ा। तो चलिए, लेकिन कह दिया कि नहीं भाई, हम इसी आधार पर आपका चुनाव करें। अब बात बनी कि भाई सब तो हो जाएगा, संविधान तो बन जाएगा, भारत का स्वरूप भी तय हो गया कि भारत संघ होगा। उस संघ में क्या होंगे कि प्रिंसली स्टेट भी शामिल होंगे, ब्रिटिश शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, सभी शामिल होंगे और भारत की कार्यपालिका का। अब आते हैं कि भाई, जब ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ेगी तो उस समय हम चार्ज किसको देंगे? तो कहा कि नहीं भाई, हमें उसके लिए एक अस्थायी सरकार चाहिए, जिसको हम सरकार चलाने की जिम्मेवारी दे दें। तो सरकार चलाने की जिम्मेवारी के लिए कहा कि नहीं भाई, उसमें हम हिंदुओं से और मुसलमानों से, दोनों से लेंगे। लेकिन सरकार का नेतृत्व जो बड़ी पार्टी होगी, जिसका अधिक संख्या है,
जिसको अधिक समर्थन प्राप्त है उसका होगा। तो यानी इसका मतलब हो गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता होगी और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों सदस्य उसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे बहुसंख्यक वर्ग के लोग ही हों, अल्पसंख्यक भी शामिल होंगे और वही सरकार चलेगी। तो उसी के आधार पर 1946 में भी इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन ने भारत के स्वतंत्रता के लगभग सारे मार्ग तय कर दिए। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे संविधान के हिस्सा, हमारे देश के स्वतंत्रता और संविधान निर्माण के लिए। इसी के आधार पर भारत का संविधान बनता है और इसी के आधार पर हम स्वतंत्र भी होते हैं। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है, आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।